हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्यापम के द्वारा पिछले एग्जाम्स में जो जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम देखने वाले हैं, ताकि एक आइडिया मिल पाए कि किस लेवल के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ एन इंडिविजुअल हैज द एबिलिटी टू सॉल्व अ डिफिकल्ट सिचुएशन बाय डूइंग एनालिसिस एंड डीप डायग्नोसिस देन दे हैव स्किल। अब देखिए यहाँ पे स्किल के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट में चार प्रकार की स्किल बताई गई है। तो इसमें एक पर्टिकुलर स्किल के बारे में पूछ रहा है, कौन सी स्किल, ऐसी कौन सी स्किल है जिसके द्वारा गहन निदान द्वारा कठिन स्थिति का समाधान करने की क्षमता होती है। तो क्या वो टेक्निकल स्किल होती है, इंटरपर्सनल स्किल होती है, लीडरशिप स्किल होती है, कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है। तो इस स्किल को वैसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल क्या होती है? यदि आप में मतलब पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट है, आपको कोई एक तकनीक मिल गई है, आपको उसकी वो मालूम है कि वो कैसे काम करती है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्चुअल स्किल। एक्चुअल में आपकी उसको थ्योरी मालूम है, प्रैक्टिकल मालूम है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्चुअल स्किल। टेक्निकल स्किल, तकनीकी स्किल, ये क्या होती है? जैसे मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर इज टेक्निकल स्किल। किसी मशीन को आप चलाना जान रहे थे, दैट इज अ टेक्निकल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल क्या होती है? आप में जो मतलब प्रेजेंटेशन स्किल है, आप मोटिवेट कर सकते हैं, ये सब आपकी इंटरपर्सनल स्किल होती है। लीडरशिप स्किल, नेतृत्व करने की क्षमता, कि आपको कोई काम मिला हुआ है, आप दूसरों से कितना अच्छा काम करा के दूसरों को साथ लेकर कितने अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द लीडरशिप स्किल। तो इसका सही आंसर है कॉन्सेप्चुअल स्किल। ये पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस इज सोन एज इन द बैलेंस शीट। प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने क्या किया हुआ? इंश्योरेंस लिया हुआ है, बट वो इंश्योरेंस कैसा है आपका? प्रीपेड है, आपने पहले से उसका भुगतान कर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले से यदि आपने भुगतान कर दिया है, मतलब दोबारा आपको भुगतान करने की जरूरत नहीं है। तो दोबारा भुगतान करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपका पैसा किसी के पास जमा है, और पैसा यदि जमा है किसी के पास, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एसेट कहलाता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसेट। लाइबिलिटी क्या होते हैं? आपको किसी को देना है पैसा, यदि ये प्रीपेड नहीं होता तो फिर लाइबिलिटी की कैटेगरी में जा सकता था, बट पहले ही आपने पैसा दिया हुआ है तो एसेट है। लाइबिलिटी, यदि आपको किसी को पैसा देना हो तो लाइबिलिटी कहलाती है। कैपिटल, पूंजी क्या होती है? ये हमारे पास जितने भी हमने जितना पैसा जमा करके रखा हुआ है हमारे बैंक में या इन हैंड, तो हमारी कैपिटल कहलाती है, पूंजी कहलाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये इसमें हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्री essential skills identified by रॉबर्ट के कॉल्स फॉर मैनेजर इज। रॉबर्ट के कॉल्स एक बहुत ही मतलब जाना माना नाम है प्रबंध में। तो इन्होंने तीन आवश्यक कौशल, इसेंशियल स्किल उन्होंने आइडेंटिफाई की हुई है। तो उसके बारे में पूछा गया कि वो कौन सी तीन स्किल है जो उन्होंने आइडेंटिफाई की हुई है। तो उन्होंने टेक्निकल कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजिंग, नहीं ये नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, ये भी नहीं है। टेक्निकल ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल, हाँ ये स्किल इन्होंने आइडेंटिफाई की थी। टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल और कॉन्सेप्चुअल स्किल। आप देख रहे हैं स्किल से थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको हम ध्यान से कर लेते हैं। तो टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल और कॉन्सेप्चुअल स्किल उन्होंने बताया हुआ था कि किसी प्रबंधक में ये तीन स्किल का होना जरूरी है। तो ये तीन स्किल रॉबर्ट के कार्ल्स ने दिया हुआ था, इस पर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which skills refer to acquisition of knowledge and proficiency in a certain specialized field? कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कौन सा कौशलता, ज्ञान और दक्षता के अधिग्रहण से संबंधित है? मतलब ऐसी कौन सी स्किल है जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको एक्सपर्ट बनाती है? तो उसमें देख लेते हैं इंटरपर्सनल स्किल। तो जैसे अभी जस्ट मैंने बताया, इंटरपर्सनल स्किल क्या होती है? ये आपकी खुद की प्रेजेंटेशन स्किल होती है, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, ये आपकी इंटरपर्सनल स्किल है, तो ये नहीं कहलाती है। टेक्निकल स्किल इसका सही आंसर है। टेक्निकल स्किल में क्या होती है? हम किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र, एक जो विशिष्ट क्षेत्र होता है उसमें प्रोफिशिएंसी ऑब्टेन करते हैं, उससे संबंधित हम दक्षता अधिग्रहण करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? हमारी टेक्निकल स्किल कहलाती है। कॉन्सेप्चुअल स्किल ये नहीं है। सॉफ्ट स्किल, ये हमारी खुद की सॉफ्ट स्किल, मतलब कि हम किस प्रकार से हमारा जो बिहेवियर एटीट्यूड है, ये हमारी सॉफ्ट स्किल में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following role do not fall under the category of decisional role played by a manager? नीचे कुछ आपको रोल दिए हुए हैं, भूमिकाएं दी गई हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन सा ऐसा रोल है विच डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसीजन। मतलब ऐसा कौन सा रोल है जो डिसीजन लेने में आपकी आप डिसीजन डिसीजन लेने वाला रोल नहीं है।
तो डिस्टरबेंस हैंडलर, डिस्टरबेंस मतलब यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई मतलब कोई डिस्प्यूट हो गया है, आप उसको हैंडल कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द डिस्टरबेंस हैंडलर। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, आप एक डिसीजन मेकर का काम कर रहे हैं, तो ये आपका सही आंसर नहीं हो सकता। रिसोर्स एलोकेटर, रिसोर्स मतलब जो आपके पास भी मशीन है, मेन है, फंड है, इसको आप एलोकेट कर रहे हैं। तो जब आप एलोकेट कर रहे हैं तब भी आप डिसीजन ही ले रहे हैं, तो इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। निगोशिएटर, निगोशिएटर मतलब दो पार्टी है, उन दोनों के बीच में कुछ चीजों के लिए निगोशिएशन हो रहा है ना, तो आप उसमें आप कोई रोल प्ले कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप डिसीजन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये तीनों ही सही आंसर नहीं है, डिस्टर्बेंस हैंडलर भी नहीं है, रिसोर्स एलोकेटर भी नहीं है, और निगोशिएटर भी नहीं है। स्पोक्स पर्सन, स्पोक पर्सन क्या होता है कि आप किसी के आपको किसी ने बुलाया हुआ है स्पीच देने के लिए, या किसी किसी टॉपिक में बात करने के लिए, तो यहाँ पे आप कोई मतलब डिसीजन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक वक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो स्पोक्स पर्सन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये किसी डिसीजनल रोल प्ले में नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The act of assigning formal authority and responsibility to a subordinate for completing a specific activities is known as। ये हमारे 5 प्रकार के जो प्रबंधन के कार्य हैं उनमें से एक क्वेश्चन है ये पूरे 5 प्रकार के कार्य हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है मेरे पिछले वीडियो में। यदि आपने वो नहीं देखा हुआ तो एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि पूरा जनरल मैनेजमेंट का सिलेबस मैंने कवर किया हुआ है, तो एक बार जरूर आप उससे गो थ्रू हो जाइए, ताकि आपको हेल्प मिल पाए पूरे जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चन समझने में और को हल करने में। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, यहाँ पे 5 आपको ऑप्शन दिए गए, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो कि आप कहलाती है जब आप क्या करते हैं, एक्ट ऑफ असाइनिंग फॉर्मल अथॉरिटी, आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देते हैं किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, विशिष्ट गतिविधियों को पूरा करने के लिए अधीनस्थ व्यक्तियों को औपचारिक अधिकारी और जिम्मेदारी प्रदान करने का कार्य कहलाता है। आप किसी व्यक्ति को कुछ फॉर्मल अथॉरिटी देते हैं, अथॉरिटी मतलब प्रोवाइडिंग द अथॉरिटी होती है डिलीगेशन, हम डिलीगेट करते हैं, डिलीगेट मतलब होता है अथॉरिटी को देना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिलीगेशन। डिलीगेशन इज द राइट आंसर। जब आप किसी को कोई काम देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द डिलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, अब जो हमारी पावर होती है, डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है, वो सब जगह आप सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। इसी का उल्टा सेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन में जो हमारी डिसीजन पावर होती है वो किसी एक हेड के पास होती है, किसी एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास होती है, सिर्फ वही डिसीजन ले पाता है, उसी के पास पूरी पावर होती है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब होता है कि आपने अलग अलग जो भी विभाग बने हुए, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनको आपने अलग अलग कर दिया है, मतलब एक एक डिपार्टमेंट ना होकर अलग अलग जगह हर कार्य क्षेत्र सबको अलग अलग कर दिया गया है। डिफरेंशिएशन एक प्रकार का काम होता है जिससे आप खुद को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि पिछले व्यापम के एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे कुछ और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाने वाला हूँ अगले वीडियो में, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा कंप्यूटर और जनरल मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ है, पूरा सिलेबस मैंने कवर किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल में जाके उसे पूरा कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।